मायरा अपनी कंपनी में आई नई प्रॉब्लम्स अभिनव को बताने ही वाली थी। तभी टीना ने भी अंदर आकर कह दिया था कि कंपनी पर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। अभिनव ने एक पल के लिए अपना सिर पकड़ लिया और फिर टीना को देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आज सुबह से ही ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंतजार में बैठी हुई थी। इस बार क्या नई प्रॉब्लम लेकर आई हो? टीना ने एक गहरी सांस ली और बोली, निखिल वेंचर्स के सीईओ हमारी कंपनी के सीईओ से बात करना चाहते हैं। पहले तो मैंने बात करवाने से मना कर दिया, लेकिन फिर उधर से उसने कहा कि अगर 2 घंटे में आपका रेजिग्नेशन लेटर उसके पास नहीं पहुंचा तो वो पुलिस को खबर कर देगा। टीना की ये बात सुनते ही मायरा हैरान हो गई और बोली, क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें भी अपने वकील से बात करनी पड़ेगी। इस बीच अभिनव की उंगलियां टेबल पर थाप दिए जा रही थी। साथ ही साथ वो इस मसले के बारे में भी सोच रहा था। वो जल्द से जल्द इस समस्या का कोई समाधान निकाल लेना चाहता था। अचानक से अभिनव अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने टीना की आंखों में देखा और बोला, उसका नाम क्या है? आप क्या करने वाले हैं सर? इतने में मायरा ने हैरान होते हुए पूछा। उससे अभिनव के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि टीना अभिनव के सवाल का जवाब देती, अभिनव ने कहा, मैं उस सीईओ से मिलने जा रहा हूँ। मुझे बताओ उसका नाम क्या है? गौरांग सर, टीना ने जवाब देते हुए कहा। इतने में मायरा ने पूछा, लेकिन आप उसके साथ करने क्या वाले हो? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे बस उस आदमी का पता भेज देना, अभिनव ने अपनी भारी आवाज में कहा। और उसके बाद किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि मायरा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव गौरांग से मिलकर क्या करने वाला था। जब अभिनव अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो दोनों लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिनव ने अभी जो किया उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। या तो अभिनव बहुत बड़ा बेवकूफ था या फिर उसे अपनी नौकरी चले जाने का डर सता रहा था। अगर रानी को इस खबर के बारे में पता चलता तो वो अभिनव को बेदखल करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचती। तभी टीना ने मायरा की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है, हमें सीईओ को फोन करना चाहिए? मायरा ये सुनकर अपने आप को होश में लाई और उसे याद आया कि टीना को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये कंपनी किसकी थी। सिर्फ टीना ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग थे जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी टाइगर की थी, सिवाय मायरा और लवित के। बाहर वालों से जानबूझकर इस बात को छुपा कर रखा गया था। मायरा ने भी टीना की तरफ देखा और बोली, तुम अपने ऑफिस में जाओ और आगे का काम देखो, ये सब हम देख लेंगे। उधर जब मायरा ने टीना को उसके ऑफिस में भेजा तब इधर अभिनव भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में वो पता लिखा हुआ था जिसके बारे में वो अभी मायरा और टीना को बोल कर आया था। अभिनव ने फोन जेब में डाला और गुस्से में गाड़ी लेकर ऑफिस से निकल गया। इससे पहले कि वो उस आदमी से मिलता, वो ये पता लगाना चाहता था कि आखिर वो आदमी था कौन जो अभिनव की जिंदगी में परेशानी खड़ी करना चाहता था। कुछ देर के बाद अभिनव उस कंपनी के बाहर पहुंच चुका था जिसका पता उसे मायरा ने भेजा था। अभिनव अंदर घुसा और सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगा। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं गौरांग से मिलना चाहता हूँ। अभिनव की बात सुनते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने एक पल के लिए अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आपके पास अपॉइंटमेंट है? अभिनव उस लड़की की आवाज से ही उसका भाव समझ गया था। वो जान गया था कि गौरांग से मिलना इतना आसान नहीं था। ऐसे में अभिनव ने कहा, उसको बोलो मैं यहाँ आया हूँ। सॉरी सर, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते। सीरियसली? अभिनव ने कहा। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें देखकर सामने खड़ी लड़की घबरा गई। इससे पहले कि अभिनव कुछ उल्टा सीधा करता, उस लड़की ने अभिनव से कहा, हाँ सर, फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। यह सुनते ही अभिनव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को शांत किया और बोला, गौरांग से कहना कि मेरा नाम अभिनव है, मैं इमेजिंग सिक्योरिटी से आया हूँ और जो वो चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार है। ये बात सुनते ही वो लड़की अभिनव को फिर से पलक झपकाते हुए देखने लगी।
उसने गहरी सांस ली और आखिर में टेबल पर रखा फोन उठा लिया। उसने फोन पर कुछ कहा और उधर से उसे कोई जवाब भी मिला, जिसके जवाब में लड़की ने कहा, ठीक है सर। इतना कहते ही उस लड़की ने फोन रखा और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, सर आप अंदर जा सकते हैं, यहाँ से लिफ्ट ले लीजिए, 4थे फ्लोर पर पहला ऑफिस गौरांग सर का ही है। उस लड़की की बात सुनते ही अभिनव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद जब अभिनव गौरांग के कैबिन के बाहर पहुंचा तो उसने गौरांग की परमिशन लिए बिना ही दरवाजा खोल दिया। गौरांग उसके साथ जो कर रहा था उसके बाद अभिनव ने उससे परमिशन लेना मुनासिब नहीं समझा। अभिनव को अपने सामने खड़ा देख गौरांग ने एक बड़ी लेकिन नकली मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अभिनव। गौरांग की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अभिनव को अपने कैबिन में बुलाकर उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अभिनव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और तंज कसते हुए बोला, सही बात है, आज की मॉर्निंग तो है बहुत गुड। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम लाखों नमूनों की भीड़ में नगीने हो। तुमसे बड़ा नमूना और कोई नहीं है। अब सीधे सीधे बताओगे ये सब क्या नाटक लगा रखा है? अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही एक पल को गौरांग के होश उड़ गए। उसने अपने आप को संभाला और अभिनव की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे लगा था तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि मेरी इच्छा पूरी कर सको। अभिनव ने फिर से अपने गुस्से को पुरजोर तरीके से दबाने की कोशिश की। इतने में गौरांग फिर से बोला, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कोई ढंग की बात नहीं है तो तुम जा सकते हो, और हाँ, पुलिस वालों से मिलने के लिए भी तैयार रहना। यह सुनते ही अभिनव ने अपनी मुट्ठी और जोरों से भींची और बोला, मैं बस ये जानने आया हूं कि इस सब तमाशे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। यह सुनते ही गौरांग अलर्ट हो गया और बोला, तो तुम यहाँ तमाशा करने आए हो? इतना कहते ही गौरांग ने टेबल पर रखा फोन उठाया और एक नंबर मिलाते हुए बोला, अभी के अभी कुछ आदमी मेरे ऑफिस में भेजो और इस घटिया आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोला, अगर तुम अपने पैरों पर यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी के अभी निकल जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। अभिनव समझ गया था कि अब उसे जो भी करना था जल्दी करना था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और सीधा अकरम को फोन मिला दिया। अकरम ने खुद अभिनव से कह रखा था कि वो जब भी किसी मुसीबत में फंसे तो वो उसे फोन कर सकता था। उधर जैसे ही अकरम ने फोन उठाया तो वो घबराते हुए बोला, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था अभिनव। कल रात को क्या हुआ था उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी मैं कहीं फंसा हुआ हूँ और तुम्ही ने कहा था कि मैं जब भी कहीं फंस जाऊं तो तुम्हें फोन कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कहा था, मुझे याद है, पर बताओ तो बात क्या है? अभिनव ने अकरम की कही ये बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, कोई मुझे और मेरी कंपनी को धमकाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही गौरांग गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए अभिनव से बोला, किसे फोन कर रहे हो तुम? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो मुझे? अभिनव ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बोला, एक आदमी मेरे ऊपर चार्जेस लगवाने वाला है और ये मुझे कंपनी से निकालने की धमकी भी दे रहा है। ये कह रहा है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या फिर ये मेरे ऊपर चार्जेस लगवा देगा। इसका नाम गौरांग है और ये निखिल वेंचर्स का सीईओ है। और ये इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ और कह पाता, पीछे से दरवाजे की जोर से खुलने की आवाज आई और एक आदमी अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी को देखते ही गौरांग चिल्लाया, फोन ले लो इसका। गौरांग की बात सुनते ही उस आदमी ने अभिनव के हाथ से उसका फोन छीन लिया और उसे दीवार की तरफ जोर से फेंक दिया। अभिनव के फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये देखते ही गौरांग हंसते हुए बोला, शाबाश, काफी मजेदार। चलो अब इसे उठाओ और यहाँ से बाहर फेंक दो, और अगर ये बीच में नाटक करे तो शर्माना मत, बुरी तरह से मारना। गौरांग की बात सुनते ही अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो इतनी देर से बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो खुद भी किसी न किसी को बहुत जोर से मारना चाहता था। चले बाहर निकल। इतने में गौरांग के एक आदमी ने अभिनव से कहा। उधर गौरांग आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया था
अभिनव ने उस आदमी की बात तो सुनी, लेकिन जवाब में बोला, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से हिलाने में मेरी मदद कर सकते हो। अभिनव की ये बात सुनते ही वहां खड़े सारे आदमी उससे नाराज हो गए। एक आदमी ने अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाई और गुस्से में अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, क्या नहीं, हम अभी तेरी मदद कर देते हैं। इतना कहते ही उस आदमी ने अभिनव पर एक मुक्का जड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के चेहरे को छू पाता, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से मसल दिया। वो आदमी दर्द के मारे बुरी तरह से करहा रहा था। जब वो अभिनव को पहले हाथ से मुक्का नहीं मार पाया तो उसने दूसरा हाथ आगे लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अभिनव उससे पहले ही उसके पेट में एक मुक्का मार चुका था। अब उस आदमी के दर्द की कोई सीमा नहीं रह गई थी। जब अभिनव को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है तो उसने उस आदमी को छोड़ दिया। वो आदमी सीधा फर्श पर गिर पड़ा। वही अभिनव से दूर खड़े बाकी आदमी एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े। अभिनव नीचे झुका और उनके पेट में एक एक करके मुक्के जड़ने लगा। वो सभी एक साथ रुक गए थे। इतने में अभिनव बारी बारी से उनकी धुलाई करने लगा था। ये देखकर गौरांग का दिमाग खराब हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या चल रहा है? तुमने अपनी माँ का दूध पिया है या नहीं? मैंने तुम्हें मारने के लिए रखा है, मार खाने के लिए नहीं। लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। अभिनव ने 5 मिनट से भी कम समय में उन सब आदमियों को फर्श पर लिटा दिया था। उन सभी से निपटने के बाद आखिरकार अभिनव गौरांग की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना पसीना साफ किया और गौरांग की आंखों में देखते हुए बोला, अब तेरी बारी है। अगर तूने नाम नहीं बताया तो तेरा वही हाल करूंगा जो इनका किया है। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही गौरांग का दिमाग खराब हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और बिना कुछ किए ही उसके माथे से पसीना आने लगा था। अभिनव धीरे धीरे गौरांग की तरफ बढ़ता जा रहा था। गौरांग ने जब अभिनव की लाल आंखें देखी तो वो घबरा गया और बोला, देखो देखो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। पीछे हटो वरना मैं सच में पुलिस बुला लूंगा। गौरांग ने ना सिर्फ अभिनव को धमकी दी बल्कि अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस का नंबर डायल भी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो फोन लगा पाता, उसका अपना फोन बजने लगा था। स्क्रीन पर जो नंबर गौरांग ने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अकरम का फोन था। गौरांग ने घबराते हुए फोन उठाया और हकलाते हुए बोला, हेलो अकरम सर। जैसे ही अभिनव ने गौरांग के मुंह से अकरम का नाम सुना तो उसकी जान में जान आ गई थी। वो जानता था कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अकरम ही अभिनव का सारा काम कर देने वाला था। हुआ भी वही। उधर से अकरम ने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से इधर से गौरांग ने फटी आंखों के साथ चीखते हुए कहा, क्या? ये देखते ही अभिनव भी एक बार को चौंक गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही गौरांग आगे बोला, जी मैं समझ गया सर। मैं करेक्शंस करवाता हूँ। उसके इतना कहते ही फोन कट गया। गौरांग ने पहले तो एक गहरी सांस ली और उसके बाद अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो और अकरम सर से तुम्हारा क्या लेना देना? यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, समझे? अब चुपचाप ये बताओ कि तुम्हें यह काम करने के लिए किसने कहा था? यह सुनते ही गौरांग घबराया और उसने अपना ही थूक निगल लिया। इतना सब हो जाने के बाद भी वो सच नहीं बताना चाहता था। वो जानता था कि सच कितना खतरनाक है। अभिनव उसकी हिचक को अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए उसने कहा, तुम बता रहे हो या मैं फिर से अकरम जी को फोन लगाऊं? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मैं उनसे अपना रिश्ता खराब करने का रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज उन्हें फोन मत करना। फोन से याद आया, अभी तो तुम्हें मुझे मेरे फोन के पैसे भी देने हैं, याद है ना? याद है, बिल्कुल याद है। मुझे बताओ तुम्हारा आपका फोन कितने का था? मैं आपको पैसे दे देता हूँ, या आप कहे तो मैं आपको वैसा का वैसा फोन नया लाकर दे देता हूँ। गौरांग ने घबराते हुए कहा। उसे यह भी लग रहा था कि वो फोन की बात करते हुए अभिनव के मन से उसका दूसरा सवाल निकाल देगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अभिनव ने उसकी आंखों में देखा और बोला,
पहले उस मास्टरमाइंड का नाम बताओ। गौरांग ने एक गहरी सांस ली और घबराते हुए बोला, चिराग। ये नाम सुनते ही अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चिराग उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। वो तो ये जानता था कि चिराग के मन में उसके लिए कुछ खुराफात चल रही है, लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएगा अभिनव ने कभी सोचा नहीं था। अभिनव ने गौरांग को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गुड। अब उसे बोलना कि तुम इस प्लान से अपने हाथ पीछे खींच रहे हो, क्योंकि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज सर, आप मुझे बैंकरप्ट मत होने देना प्लीज। अकरम सर से कहना कि मेरे ऊपर तरस खाए, दया करे मुझ पर। यह सुनते ही अभिनव ने घूरते हुए गौरांग को देखा और बोला, उसने फोन पर तुमसे ये सब कहा क्या? यह सवाल सुनते ही गौरांग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। ठीक है, हो जाएगा, अभिनव ने कहा और फिर अपने टूटे हुए फोन की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना टूटा हुआ फोन उठाया और गौरांग को दिखाते हुए बोला, इसके लिए 1,25,000 रुपए भेज देना, ताकि मैं तुम्हारा मैसेज अकरम जी के पास अच्छी तरह से पहुंचा सकूं। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब वो गौरांग के ऑफिस से बाहर निकला तो गौरांग फर्श पर गिरे अपने आदमियों पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें उसका फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी सालो? मैं उसका पैसा तुम्हारी सैलरी में से वसूल करूंगा, समझे? उधर जब गौरांग अपने आदमियों को हड़का रहा था, तब इधर अभिनव फिर से अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वहां आते ही उसने एक गहरी सांस ली। रास्ते में नया फोन खरीदने की वजह से वो आने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन उसने गौरांग का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जब वो अंदर आया तो मायरा ने परेशान होते हुए अभिनव से कहा, सर आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप बहुत लेट आए हो और ऊपर से आपका फोन भी नहीं लग रहा था। उसका परेशान सा चेहरा देखकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, मैंने गौरांग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दी है। इतना कहकर अभिनव अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा था। ये सुनकर मायरा की जान में भी जान आई और वो बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। अभिनव ने ये सुन मायरा को एक पल के लिए देखा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ याद आया, जब मैं निकल रहा था उससे पहले तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, बताओ क्या बात है? अभिनव ने कहा और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जितना रिलैक्स अभिनव नजर आ रहा था, मायरा भी उतनी रिलैक्स नजर आने की कोशिश कर रही थी। उसने अभिनव के सामने लगी कुर्सी निकाली और बैठकर बोली, मैं कल WW प्रोडक्ट्स वालों से मिली थी और जैसा कि उन्होंने और आपने मुझे करने को बोला था मैंने वही किया। तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो CEO से कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो आपको फायर करने का सोच रहा था और उसके बाद वो लोग पे करने वाले थे। अभिनव ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि ये प्रपोजल भी वैसा ही था जैसे गौरांग का प्रपोजल था। अभिनव ये भी समझ गया था कि इसके पीछे भी चिराग का ही हाथ था। ऐसे में अभिनव ने मायरा को देखा और बोला, तो अगर कंपनी मुझे बाहर नहीं करती तो ये लोग हमें पे नहीं करेंगे, बराबर? मायरा ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और बोली, अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? अभिनव ने एक लंबी सी अंगड़ाई ली और बोला, अगर वो लोग CEO से बात करना चाहते हैं तो उनकी CEO से बात करवा देते हैं। यह जवाब सुनते ही मायरा की आंखों की पुतलियां उसकी आंखों से बाहर निकल आई थी। उसने कहा, नहीं बॉस, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी हाल में इस सब के बारे में टाइगर सर को नहीं बता सकते हैं। अभिनव ने मायरा को देखा और शांति से बोला, रिलैक्स, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन सर, अगर टाइगर सर को इस बारे में पता चल गया तो वो हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। ये सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, हो सकता है कि वो तुम सबको निकाल दे, लेकिन वो मुझे नहीं निकाल सकते। अभिनव के मुंह से ये शब्द सुनकर मायरा कंफ्यूज हो गई थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि अभिनव क्या कह रहा था। वो ये तो जानती थी कि अभिनव कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अभिनव ऐसा कुछ कर सकता है। अब मायरा को ये आभास होने लगा था कि उनकी कंपनी बिना टाइगर के धड़ाम से गिर जाएगी और अगर टाइगर बीच में आए
तो वो सभी लोग अपनी नौकरी और करियर से हाथ धो बैठेंगे। उधर जब मायरा के दिमाग में ये सब चीजें घूम रही थी, तब इधर चित्रा और अनन्या एक साथ अनन्या के ऑफिस में बैठी जूस पी रही थी। अनन्या की किसी बात पर चित्रा ने जोर से हंसते हुए कहा, यार वो इतने इम्पोर्टेंट मौके पर भी इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कर सकता था। उसकी बात सुन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे अपने दादाजी का ऑफर रिजेक्ट करने के लिए कैसे कह सकता था। मेरी बात मान अनन्या, तू उस लड़के से दूर होना शुरू कर दे। भूल जा उसको और उस सवाल को भी कि वो उस रात तेरे कमरे में कहां से आया और कैसे आया। तू अब उसे अपने से दूर करना शुरू कर, वरना वो तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जितनी देर करेगी उतना पछताएगी। चित्रा ने अनन्या से कहा और जूस पीने लगी। अनन्या अभी भी कहीं खोई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ये सब क्या और क्यों हो रहा था। तभी चित्रा ने उसे याद दिलाने के लिए कहा, अरे हाँ, कल तो तेरी प्रोटॉन पब्लिशर्स वालों के साथ मीटिंग है ना? हो सकता है कि तुझे वहां टाइगर मिल जाए। ये सुनते ही अनन्या मानो होश में आई और उसने हंसते हुए कहा, मैं उससे मिलने के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूं। अरे क्या बात कर रही है यार। देख, वैसे भी तू अभिनव को आज नहीं तो कल डाइवोर्स देने ही वाली है ना। तो ऐसे में आज नहीं तो कल तुझे किसी नए पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। आई मीन, जस्ट लुक एट योर एज। ये सुनते ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, आई ऑल्सो होप फॉर द सेम। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी मुझे चिराग के साथ जाना पड़ेगा। भले ही मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर धीरे धीरे हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एग्जैक्टली, हो सकता है कि इन फ्यूचर तुझे टाइगर पसंद आ जाए या टाइगर को तू, और तेरे और चिराग के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। किसे पता है कि कल को तू देश के सबसे रिचेस्ट बैचलर्स में से एक की वाइफ बन सकती है। सॉरी, लेकिन मैं इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, अनन्या ने कहा और चित्रा को एक पल के लिए देखने लगी और बोली, वैसे तो उसके बारे में बात करने से रुक ही नहीं रही है। क्या बात है, कहीं तू इंडिया टाइगर के लिए ही तो नहीं आई है? तूने देखा है उसे पहले कभी? इस सवाल पर चित्रा ने पहले तो धीरे से अपना ग्लास टेबल पर रखा और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, तुझे पता है, टाइगर बहुत ही अजीब और सीक्रेटिव आदमी है। मैंने दिक्पाल को तो कई बार देखा है, लेकिन टाइगर को आज तक देखने का मौका नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। यार, इतना तो जंगल का टाइगर भी नहीं तड़पाता जितना गुड़गांव का टाइगर तड़पा रहा है। बट जो भी हो, मैं जानती हूँ कि वो बहुत हैंडसम होगा। ऐसे लड़के हमेशा हैंडसम ही होते हैं। चित्रा के मुंह से ये सब बातें सुनकर अनन्या अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई और उसने कहा, हो सकता है कि वो हेड ऑफ द। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, अचानक से दरवाजा खुला और अनन्या बीच में ही रुक गई। उसने देखा कि सनी उन दोनों के कमरे में झांक रहा था। उसने कहा, आई होप तुम कल की मीटिंग की तैयारी कर रही हो। अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। यह सुन अनन्या झल्लाई और बोली, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है प्यारे भाई। सनी ने अपने कंधे उचकाए और बोला, मैं तो बस भाई होने के नाते तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा था। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह प्रोजेक्ट मेरा है, तुम्हारा नहीं। अनन्या की बात सुन सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जल्द ही तुम्हें मेरी इस प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ने वाली है। देखना, एक दिन ये प्रोजेक्ट हम दोनों के कंधों पर खड़ा होगा, सिर्फ हम दोनों के। और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, अपने उस फटीचर हस्बैंड से कहना कि घर के अंदर मेरे पर्सनल मैटर्स के अंदर अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। इतना कहते ही सनी ने दरवाजा लगाया और फिर से बाहर चला गया। अनन्या को सनी को देखकर घिन आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली
और खिड़की के बाहर देखने लगी। उधर अनन्या खिड़की के बाहर देख रही थी तो इधर अभिनव भी खिड़की के बाहर झांक रहा था। उसके मन में चिराग की इस चाल से निपटने के पैतरे चल रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।